ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात लेकर हाजिर है आपका दोस्त नईम। आदाब कबूल कीजिए। उर्दू सर्विस की नशियात हम आपके लिए लेकर आते हैं सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी खैर वाफियत से होंगे और खुश खुर्रम होंगे अपनी ज़िंदगी में और ज़िंदगी का मज़ा ले रहे होंगे और ज़िंदगी की ये गाड़ी आपकी बखूबी चल रही होगी। कभी कभी होता है ज़िंदगी की इस गाड़ी में थोड़े से नशेब व फराज आते हैं, गाड़ी हिलती डुलती है, लेकिन दोस्तों हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए और मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इंसान को हिम्मत और हौसले के साथ सब्र व तहम्मुल से भी काम लेना चाहिए और क़नाअत पसंदी इंसान का सबसे खूबसूरत अमल है जो रब्बे कायनात को बहुत पसंद आता है। कहते हैं दोस्तों कि परेशानी तज़किरा करने से बढ़ती है, खामोश रहने से कम हो जाती है, सब्र करने से ख़त्म हो जाती है और अल्लाह का शुक्र अदा करने से खुशी में तब्दील हो जाती है। तो साहिबो, अगर खुश रहना चाहते हो तो अपने रब का शुक्र अदा किया करो जिसने हमें इतनी खूबसूरत ज़िंदगी अता की है। और हम आपका शुक्रिया अदा करते हुए कि आप रोज़ाना उर्दू सर्विस की इस महफ़िल का हिस्सा बनते हैं और उर्दू सर्विस के तई अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं। शुक्रिया अदा करते हुए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं आपको अहम खबरों की सुर्खियां। अहम खबरों की सुर्खियां लेकर मैं हूं आपके साथ फूला पंडिता। आदाब, नमस्कार। मुल्क में कोविड-19 के अब तक 13,28,336 मरीज हो चुके हैं शिफायाब। शिफायाबी की शरह इस वक्त 67.62% है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6,64,949 लोगों की हुई कोरोना की जांच। साबिक मरकज़ी वज़ीर मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद जनरल अस्पताल में लगी आग में कोविड-19 के 8 मरीजों की हलाकत पर किया दुख का इजहार। गुजरात के वज़ीर आला रूपानी से सूरत हाल पर की बात। मुंबई में मूसलाधार बारिश के बायस बहुत सी इमारतें हुई मुनहदिम। रियासती हुकूमत ने लोगों से अपने अपने घरों के अंदर ही रहने की अपील की। महकमा मौसमियात ने जारी किया रेड अलर्ट। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में आइंदा 24 से 48 घंटों में तेज़ हवाओं के साथ भारी बारिश की उम्मीद। रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में रेपो और रिवर्स रेपो रेट में नहीं की गई कोई तब्दीली। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मीटिंग में चीन की मसला कश्मीर उठाने की कोशिश को बनाया नाकाम। नई दिल्ली ने बीजिंग से कहा कि वो हिंदुस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत करना बंद करे। बैरूत में हुए धमाके में मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 135। हुकूमत ने लापरवाही बरतने के लिए पोर्ट अथॉरिटी के तमाम अहलकारों को घर में बंद रहने की दी सज़ा। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि वो लिबनान के लिए हंगामी इमदाद में करेगा इजाफा और राम मंदिर की तामीर से बहुत से शोबों में कई मौक़े पैदा होंगे जो खित्ते की मईशत को बदल देंगे। वज़ीर-ए-आज़म। ये थी अहम खबरों की सुर्खियाँ। हम ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से बोल रहे हैं सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में भी हम कई सेगमेंट्स लेकर आए हैं। मालूमात के साथ एंटरटेनमेंट और मौसीकी का भी भरपूर हिस्सा है इसमें। तो आइए महफिल की रौनक बढ़ाते हैं। रौनक बढ़ाने के लिए हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हैं मारूफ क्लासिकी फ़नकार सितार वादक मोहसिन अली ख़ां, जो उर्दू सर्विस के प्रोग्रामों को खूब पसंद भी करते हैं और आज उर्दू सर्विस के सामईन के रूबरू ख़ुद अपने फ़न का मुज़ाहरा करने आए हैं। तो सुनते हैं मोहसिन अली ख़ां का सितार पर बजाया हुआ राग पहाड़ी में धुन। उर्दू सर्विस के सभी श्रोताओं को मेरा आदाब, नमस्कार। उर्दू सर्विस हम लोग बहुत सुनते रहते हैं, बड़ी अच्छी मालूमात, इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उससे। आज मैं राग पहाड़ी में एक धुन आपकी जानिब पेश कर रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ।
सामीन, आप सुन रहे थे मोहसिन अली खां का सितार पर बजाया हुआ राग पहाड़ी में धुन। ये नशरियात आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के सोशल मीडिया लाइव के जरिए। दोस्तों, अपने आप को फिट और फाइन रखना बहुत ज़रूरी है और बीमारियों से महफूज रहने के लिए हमें हर वक्त एहतियात बरतने की ज़रूरत है ताकि डॉक्टर की नौबत ही ना आए। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। मौजूदा कोरोना वायरस के टाइम में ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। हमें ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। सेहत के हवाले से जान है तो जहान है, इसके तहत आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब की सलाह। कोरोना वायरस को लेकर अब तक हुए अनुभव और शोध से यह तो स्पष्ट हो गया है कि यह सबसे ज्यादा प्रभावित कमजोर, बुजुर्ग, मधुमेह रोगी और हृदय रोग से पीड़ित व्यक्तियों को करता है। यह वायरस श्वसन तंत्र पर सीधे अटैक करता है, जिससे कि श्वास लेने में तकलीफ होती है। उससे बचने के लिए श्वसन तंत्र को मजबूत करना बेहद जरूरी है। मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता आज आप सभी के सामने रूबरू हो रही हूँ आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में संक्रामक बीमारियों को के संदर्भ में किस प्रकार हम बच सकते हैं, उस पर चर्चा करने के लिए और अपने कुछ व्यूज आपसे शेयर करने के लिए। मैं एक आयुर्वेदाचार्य और नाड़ी वैद्य हूँ। यह एक प्रमाणिक तथ्य है कि आयुर्वेद आयु और जीवन संरक्षण व संवर्धन वाली प्रणाली है। आज कोरोना वायरस के वैश्विक संकट में आयुर्वेद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह लोगों को जानना और समझना बेहद जरूरी है। जब तक इसके एंटीडोट या उपचार चिकित्सा नहीं तैयार होती, तब तक यह हमेशा के लिए हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करें, ताकि आपकी रक्षा प्रणाली बाहरी वायरस और बैक्टीरिया से आपको बीमार होने से पहले ही बचा सके। आयुर्वेद की बात करें तो चिकित्सा का प्रारूप इस प्रकार से हम मान सकते हैं: निदान परिवर्जन, यानी रोग के कारण को दूर करना ही उपचार है, जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसमें कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचने के लिए बहुत जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, मास्क पहनना और अपने हैंड हाइजीन का ख्याल रखना, जिसमें कि हैंड वॉश करना, साबुन या सैनिटाइजेशन करना, बाहर से आते हैं या कोई सामान लाते हैं तो उसको सैनिटाइजर से स्वच्छ करना। दूसरा उपाय है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। इसमें हम आयुर्वेदाचार्यों को चाहिए कि आयुर्वेद के जरिए रोग से लड़ने की रोग प्रतिरोधक दवाइयों व उपायों को प्रचारित और प्रसारित करना व नियमित रूप से लेना अत्यंत जरूरी है, यह लोगों को बताना। इसके अलावा हम काढ़ा बना के सुबह पी सकते हैं, जिसमें हम गिलोय, काली मिर्च, हल्दी, सौंठ, दालचीनी, लौंग, धनिया पाउडर, तुलसी, इनको हम पानी में डाल के बॉईल करके अगर हम इनका नियमित रूप से सेवन करते हैं तो कोई भी संक्रामक बीमारी से हम खुद को बचा पाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आयुर्वेद के जरिए हम किस तरह बच सकते हैं कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से, डॉक्टर प्रीति गुप्ता ने तफसील से हमें बताया। यहाँ भी दोस्तों डॉक्टर साहब ने तरीके बताए एहतियात करने के। डॉक्टर साहब की इन मुफीद बातों पर अगर हम पूरी तरह तवज्जो दें, इनको अपनाएं, तो बीमार होने की कोई वजह नहीं है। और दोस्तों, दिन में 1-आधा घंटा वर्जिश ज़रूर करें, ये बेहद ज़रूरी अमल है। बहरहाल, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। दिल के कलम से ये सेगमेंट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं एक बार फिर आपके होस्ट नईम। दिल के कलम से दोस्तों, दिल के कलम ने आज भी बहुत कुछ लिखा है, सुनाते हैं आपको, बताते हैं आपको। कभी कभी हमसे कोई गलती हो जाती है, चाहे वो अनजाने में ही क्यों ना हो, क्योंकि हम भी इंसान हैं, फरिश्ते तो नहीं हैं। और कहा जाता है कि इंसान गलतियों का पुतला है। मगर दोस्तों, अपनी गलती को तस्लीम करना और उसका तदारुक करना भी अपने आप में एक बड़ी बात है। कुछ लोग गलती करते हैं और उनको ये मालूम होने के बावजूद कि वो गलती पर हैं, फिर भी अपनी गलती तस्लीम नहीं करते। उसका तदारुक करना तो बहुत दूर की बात है दोस्तों। अगर आप कभी गलती पर हैं और आपको जब ये पता चल जाए कि आप गलती पर हैं या आपसे कोई गलती अनजाने में हो गई है, तो आप उसको तस्लीम करते हुए इस गलती का तदारुक भी करना चाहते हैं, तो ये समझना
चाहिए कि आप एक बावकार इंसान हैं और आपके अंदर वो क्वालिटी है जो आपको और आपकी शख्सियत को दीगर लोगों के मुकाबले में मुनफरिद बनाती है। और ये भी साबित होता है कि आप हिम्मत के साथ और खुश उसलूबी के साथ सच्चाई को कबूल करने वाले इंसान हैं, और ये आपकी शख्सियत का एक नुमाया पहलू है दोस्तों। ऐसा करने से न सिर्फ लोगों की नज़रों में आपकी इज्जत बढ़ जाती है, बल्कि ऐसे इंसान को खुदा भी पसंद फरमाता है। अब हुआ यूं जनाब पेमन के एक दिन हमने एक मंजूम ख़त पढ़ा और उसके पढ़ने में कुछ गलतियां हो गई अनजाने में। तो हमारे एक करीबी दोस्त ने इस तरफ इशारा किया, तो हमने भी सरेखम तस्लीम किया कि जनाब हो सकता है कि वाकई हमसे ऐसा कुछ हुआ हो, और हमने उसका तदारुक करने का अहद भी कर लिया। जब भी मौका मिलेगा उसका तदारुक भी किया जाएगा, और दिल ही दिल में इस सच्चे दोस्त का शुक्रिया भी अदा किया, क्योंकि दोस्तों सच्चा दोस्त वही है जो आपकी गलतियों की तरफ इशारा करे और अच्छे काम की ईमानदारी से सताइश भी करे। तो आप सभी जैसे कि जानते हैं दोस्तों कि गर्मी का मौसम है और गर्मी अपने शबाब पर है। हालांकि बीच बीच में बारिश भी होती है, मौसम सुहाना हो जाता है, शिद्दत तो उतनी नहीं, लेकिन गर्मी और बरसात का ये मौसम जारी है। और ऐसे मौसम में बहुत सारे फल आते हैं, लेकिन फलों के राजा आम के क्या कहने जनाब। और जब आम की बात आती है तो एक और शख्सियत जहन में आती है, और वो शख्सियत है उर्दू अदब के मारूफ शायर मिर्ज़ा गालिब की। हालांकि आम और मिर्ज़ा गालिब को लेकर न जाने कितने किस्से मशहूर हैं, कभी वक्त मिला तो वो किस्से भी आपको सुनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल तो एक मंजूम ख़त मिर्ज़ा गालिब के शागिर्द और मिर्ज़ा गालिब का हम आपको सुनाने जा रहे हैं। मुलाहिज़ा फरमाइए। दोस्तों, नवाब अलाउद्दीन खान अलाई वाली रियासत लोहारू, जो मिर्ज़ा गालिब के महबूब शागिर्द थे, उम्र रियासत के उलझाव की वजह से दिल्ली ना आ सकते थे, लेकिन उस्ताद की मफारकत गवारा न थी। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। अलाई को लोहारू में सावन की झड़ियों के साथ मिर्ज़ा गालिब के दिलकश नग़्मे याद आ रहे थे और बेतरह सता रहे थे, लेकिन रियासत की मसरूफियतों की बिना पर लोहारू से ना आ सकते थे। आखिर इन तासुरात के तहत अलाई ने मिर्ज़ा गालिब को एक मंजूम ख़त लिखा, जिसमें लोहारू आने की दावत बहुत तरगीब अंगेज़ अल्फाज में दी। लेकिन हज़रत गालिब को भला ये कब गवारा था कि बरसात में दिल्ली की दिलचस्पियों को खैरबाद कह के लोहारू जैसे रेगिस्तानी इलाके में जाएं। चुनाचे उन्होंने भी इस ख़त का मंजूम जवाब तुर्की बतुर्की दिया और साथ ही लिखा, बेटा तुम्हारा ख़त क्या आता है, भांडों का तमाशा आता है। ऐसे बुड्ढे को जो कब्र में पैर लटकाए बैठा है सफ़र पर आमादा करते हो। कसम है अलाई तेरी जान की, अपने में इतनी हिम्मत नहीं पाता हूँ कि तुझ तक अपने को पहुँचाऊँ। कारोबार रियासत से फारिग होकर तुम ही दिल्ली आ जाओ और मेरे दिल को तक़वियत और आँखों को ठंडक पहुँचाओ। अब दोनों हजरात के मंजूम ख़त आपकी नज़र करते हैं। अलाई का ख़त बनाम मिर्ज़ा गालिब। खुशी है हमें आने की आपके, कि बाहम पिएं बादा और आम खाएं। सरे आगाज़ मौसम भी क्या चीज़ है कि दिल्ली से हज़रत लोहारू को आएं। अजब लुत्फ़ है यहाँ की बरसात का कि कीचड़ कहीं नाम को भी न पाएं। करें हुक्म बावर्चियों को कि हाँ अभी जाके हर चीज़ जल्दी पकाएं। सरौली के वो डाक पर सब्ज़ आम, वो दिल्ली के अंगूर हर शाम आएं। वो ले बाग से जाके इमली के फूल, वो जंगल से कड़वे करेले मंगाएं। वो बेरेशा बकरी का लहमे तरी कि क्या क्या उसे खा के हज उठाएं। कहें उनको बेमहरो काहिल अगर, लोहारू वो इस बात पर भी ना आए। तो मिर्ज़ा गालिब ने भी तुर्की बतुर्की इसका जवाब दिया अपने शागिर्द को और कुछ यूं कहा, खुशी है ये आने की बरसात की, पिए बादा नाब और आम खाएं। सरे आगाज़ मौसम में अंधे हैं हम कि दिल्ली को छोड़ें लोहारू को जाएं। सो अनाज के जो है मकलूब जां, न वहाँ आम पाएं न अंगूर पाएं। हुआ हुक्म बावर्चियों को कि हाँ अभी जाके पूछो कि कल क्या पकाएं। वो खट्टे कहाँ पाएं इमली के फूल,
वो कड़वे करेले कहाँ से मंगाए, फ़कत गोश्त है भेड़ का रेशादार, कहो उसको क्या खा के हम हज़ उठाएं। तो जनाब ये थे दोनों मंजूम ख़त जो मिर्ज़ा गालिब के शागिर्द और उसके जवाब में मिर्ज़ा गालिब ने उनको लिखे थे। दिल के कलम से में आज बस इतना ही। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के नशियात का सिलसिला जारी है सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए। और दोस्तों अब रुख करते हैं मौसीकी की दुनिया का और चलते हैं एक ऐसी जगह जहाँ से आती है सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू, अपने वतन की खुशबू, अपनी तहजीब की, अपने कल्चर की खुशबू। और ये खुशबू है भीनी भीनी सी, महकी महकी सी राजस्थानी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको सुनवा रहे हैं राजस्थानी लोकगीत। आइए महसूस होते हैं इस लोकगीत से। झूला घाल्या गोरिये बागा में झूला घाल्या मारे हिवड़े रो मारे जीवड़े रो मारे मनड़े रो मोरियो नाचे झूला चांद कंवर सा मारे मनड़े रो मोरियो नाचे झूला चांद कंवर सा गुलाबी थारो गोरिये रंग गुलाबी थारो थारे नैना सु थारे गाला सु थारे होठा सु रंग मन मारो मारी चांद कंवर सा थारे होठा सु रंग मन मारो मारी चांद कंवर सा जद मनड़े सु मन मिल जावे मारा खेल भंवर सा जद मनड़े सु मन मिल जावे मारा खेल भंवर सा प्रीतरी डोर न टूटे गोरिये प्रीतरी डोर न टूटे इन जन्म में उन जन्म में 100 जन्म में साथ न छूटे मारी जान कंवर सा 100 जन्म में साथ न छूटे मारा खेल भंवर सा 100 जन्म में साथ न छूटे मारी जान कंवर सा 100 जन्म में साथ न छूटे मारा खेल भंवर सा
भाई वाह, मज़ा आ गया। ये राजस्थानी लोकगीत सुनकर दिल झूमने लगा, नाचने लगा। और हम यही चाहते हैं हमारे सामीन भी बस ऐसे ही झूमते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश खुर्रम रहें ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात सुनकर। और अब आपके लिए उर्दू सर्विस की लाइब्रेरी से एक और तोहफ़ा, और ये तोहफ़ा है तारीख साज के रूप में। आइए सुनते हैं स्वराज भवन के हवाले से SM शफीक की आवाज़ में ये तारीख साज प्रोग्राम। दुनिया में बास तारीखी वाक़यात भी बहुत दिलचस्प होते हैं। सबसे ज़्यादा दिलचस्प तो वो काम होते हैं जिनका आगाज़ किसी और मकसद से होता है, लेकिन अंजाम इसके बरक सामने आता है। इलाहाबाद सिर्फ दो अजीम दरियाओं यानी गंगा और जमुना का संगम ही नहीं, बल्कि सही मानों में गंगा जमनी तहजीब का भी गहवारा रहा है। तहजीब के इसी गहवारे में एक इमारत भी वाक़ है जिसे आज स्वराज भवन के नाम से याद किया जाता है और जो एक कौमी यादगार बन चुकी है। आइए माजी में झांक कर देखें कि स्वराज भवन की तारीख कितनी दिलचस्प है। सर सैयद अहमद खां बर्रे सगीर के मुसलमानों के लिए मार्टिन लूथर की हैसियत रखते थे और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि उन्होंने इस खित्ते के मुसलमानों को अंग्रेजी और उसके तवस्सुत से जदीद उलूम से आशना कराने की कोशिश की। इसके अलावा उन्होंने मुसलमानों को हकीकत पसंदी की तरफ भी राग़िब किया, जिसका इतराफ़ जवाहरलाल नेहरू जैसी दीदावर शख्सियत ने भी किया है। लेकिन ऐसी बात नहीं कि सर सैयद ना होते तो जदीद उलूम की लहर से बर्रे सगीर के मुसलमान यकसर महरूम रह जाते। हाँ, ये ज़रूर होता कि कुछ और पिछड़ जाते। उर्दू के साहिब तर्ज अदीब प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी मरहूम ने सर सैयद के ताल्लुक से बहुत दिलचस्प बात ये कही है कि सर सैयद ने जो कुछ किया उसे फर्स्ट एड का नाम दिया जा सकता है। सर सैयद की इन खिदमात को किसी भी हाल में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ताहम अंग्रेज उनको काबिल एतमाद अफसर समझते थे। वो सूबा मुत्तहिदा में, जिसे आज उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, अहम सरकारी ओहदों पर फायज रहे। चूंकि इलाहाबाद सूबे के इंतजामी उमूर का सदर दफ्तर था, इसलिए अक्सर सर सैयद का आना जाना वहां होता था। अंग्रेजों ने इसी ख्याल से उनके लिए वहां एक बंगला तामीर कराया जिसका नाम सर सैयद अहमद खां ने महमूद मंजिल रखा। याद रहे कि महमूद उनके बेटे का नाम था। जाहिर है इस बंगले की तामीर का मकसद अंग्रेजी राज को फायदा पहुंचाना था। सर सैयद अहमद खां ने कुछ अरसे बाद वो बंगला इलाहाबाद के एक रईस के हाथ फरोख्त कर दिया। मज़कूरा रईस देहात में रहते थे और अमलन इस इमारत से उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंच रहा था, लिहाजा उन्होंने भी इस बंगले को फरोख्त करने का फैसला किया। अब ये बंगला पंडित मोतीलाल नेहरू ने खरीदा, जिन्होंने हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में अहम रोल अदा किया था और जो जवाहरलाल नेहरू के वालिद बुजुर्गवार थे। उर्दू के मशहूर शायर हजरत अकबर इलाहाबादी से उनके बड़े गहरे मरासिम थे और तकरीबन हर रोज शाम के वक्त ये दोनों दोस्त आपस में मिल बैठते और एक दूसरे से कौमी और सियासी उमूर पर गुफ्तगू करते। एक रोज बात ही बात में पंडित मोतीलाल नेहरू ने हजरत अकबर इलाहाबादी से कहा कि भाई, हमने जो नया बंगला खरीदा है उसका कोई नाम तजवीज़ करो। अकबर इलाहाबादी ने कहा, पंडित जी, मेरे मकान का नाम इशरत मंजिल है, तुम चाहो तो उसका हिंदी तर्जमा कर लो। पंडित मोतीलाल नेहरू ने पूछा, क्या होगा इसका हिंदी तर्जमा? अकबर ने कहा, आनंद भवन। उस दिन से इस इमारत का नाम आनंद भवन पड़ गया। चूंकि पंडित मोतीलाल नेहरू तहरीक आज़ादी के एक अहम रहनुमा थे, लिहाजा कुदरती तौर पर उनका ये घर यानी आनंद भवन कौमी रहनुमाओं की मीटिंगों और बैठकों का एक अहम मरकज बन गया। यहीं से बहुत से अहम कौमी फैसले भी किए गए। यही वो घर है जिसमें प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी का बचपन बीता, जो बाद में हिंद की वजीर आजम बनी और दुनिया की एक ताकतवर खातून की हैसियत से पूरी दुनिया में मशहूर हुई। गरज ये कि जो इमारत ब्रिटिश राज की बुनियादें मजबूत करने के लिए तामीर की गई थी, वो बादअज़ां स्वराज के लिए राह हमवार करने का बाइस बनी। बाद में इसका नाम भी स्वराज भवन रख दिया गया और अब ये कौमी यादगार है। महमूद मंजिल से स्वराज भवन तक का जो सफर इस इमारत ने तय किया, वो बर्रे सगीर में एक तारीख साज अहमियत का हामिल है। स्वराज भवन के हवाले से तारीख साज आपने सुना SM शफीक की आवाज़ में।
ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात आप तक पहुंच रही हैं सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए। दोस्तों, कहते हैं ज़िंदगी में अगर खुद एतमादी है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर ज़रा सी भी इसकी कमी होती है तो बस बना बनाया काम बिगड़ जाता है। कॉन्फिडेंस के साथ जब आप कोई काम करते हैं तो चाहे कितना ही मुश्किल काम क्यों ना हो, वो आपको बहुत आसान लगता है। और खुद एतमादी अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है दोस्तों। ये एक अलग बात है कि कभी कामयाबी नहीं मिलती और हम मायूस हो जाते हैं, दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। तो जनाब, जब मैदान जंग में आप हैं तो ये सब तो होता है, लेकिन अगर हौसला होगा और कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी, तो ज़िंदगी में आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। और जहाँ खुद एतमादी है वहाँ मंजिल खिसक कर कुछ और कदम आपके नज़दीक आ जाती है। बस ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते रहिए। हम भी अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, यानी आज के प्रोग्राम से फूला पंडिता और नईम लेते हैं इजाज़त। आइंदा प्रोग्राम में आपसे फिर होगी मुलाकात, इस उम्मीद के साथ। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर, जय हिंद।